गर्मियों की शादी। आशा जी, अब से आपकी गिनी हमारी हुई। जी जी बिल्कुल, इसी बात पे मुंह मीठा करिए सब। चलिए, रोका तो हो गया है तो अब शादी की बात भी कर लेते हैं। जी जी भाई साहब आइए। आजकल तो संगीत, हल्दी, मेहंदी, शादी, रिसेप्शन सब हो रहा है शादियों में। हाँ, और बच्चों की भी इच्छा होगी ही ये सब करने की, क्यों है ना बच्चों? देखो कैसे हंस रहे हैं। हाँ भैया, सब कुछ करेंगे शादी में, तुम दोनों चिंता मत करो। तो हम एक काम करते हैं, कल ही पंडित जी से एक अच्छा सा मुहूर्त पूछ लेते हैं। हाँ, फिर हमें भी बता दीजिएगा कि पंडित जी ने क्या कहा। जी भाई साहब, हम आपको भी बता देंगे। तो अब हम चलते हैं, हमारी अमानत आपके पास छोड़कर। गिनी और विहान का रोका तो हो गया था, लेकिन गिनी के घर वाले यही सोच रहे थे कि शादी में तो बहुत सारा खर्चा होने वाला है। हाँ, इतना खर्चा तो हो ही जाएगा पापा। इसके अलावा ठंडी में कोई छत पे भी नहीं सो सकता, इसलिए सबके लिए अलग कमरे, कंबल भी रखवाने होंगे, सबको गर्म पानी भी देना होगा। और ठंडी में कोई भी चीज ठंडी अच्छी नहीं लगेगी, सबको सब कुछ गर्मा गर्म ही देना होगा, चाहे वो चाय हो, सूप हो या हलवा। बात तो बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। गर्मी का मौसम होता तो छत पे सो जाते, ना कंबल की झंझट, ना कमरों की, और गर्मी में तो सब कुछ ठंडा भी चल जाता है। और तो और पापा, गर्मियों में शादी के हॉल खाली ही होते हैं, उनका रेट भी ज्यादा नहीं होता। अच्छा, तो फिर हमें सितंबर की जगह शादी को मई में रखना चाहिए। लेकिन हमें पहले लड़के वालों से भी पूछना पड़ेगा ना, अगर उन्होंने ना कह दिया तो। हाँ, ये बात भी तेरी सही है। एक काम करता हूँ, आज ही विहान के पापा से बात करता हूँ। ठीक है। माधव और मुकुल यहाँ पैसे कैसे बचाए जा सकते हैं उसकी बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि लड़के वाले भी इसी सोच में डूबे हुए थे कि वो कैसे कम से कम खर्चा कर सके। आज ही हॉल का रेंट पूछ कर आया हूँ पापा। सितंबर तो समझो शादी का ही सीजन होता है, इसलिए उस दिन हॉल का रेंट 5 लाख कह रहे हैं वो लोग। क्या 5 लाख? इतने में तो मैं आरती की शादी भी कर दूं तेरे साथ। हॉल का रेंट अलग, मेहमानों के रहने के लिए अलग व्यवस्था करनी होगी, मेहंदी, हल्दी, इन सब का अलग खर्चा। ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो क्या हुआ पापा, भैया की शादी कौन सी बार बार होनी है, अच्छे से करते ना। तो चुप कर, अच्छे से करते हैं। शादी में कितना खर्चा होता है पता है तुझे? उसके बाद सबको मिठाइयाँ, कपड़े, तोहफे देना, इन सब में भी तो खर्चा होगा। लेकिन मम्मी, हम कौन से गरीब हैं, हम इतना तो कर ही सकते हैं। अरे तो क्या पैसे मेहमानों पर लुटा दे? कोई रास्ता ढूंढो। लेकिन पापा, तू अभी छोटी है तो कुछ जानती नहीं है। विहान के घर में ये डिस्कशन अभी चल ही रही थी कि इतने में मुकुल का फोन आता है और वो मई में शादी की बात करता है। अरे बेटा, तुमने तो हमारे मन की बात कह दी। सच में हम भी यही सोच रहे थे कि सितंबर में शादी के हॉल के काफी ज्यादा दाम है। हाँ हाँ, हमें कोई एतराज नहीं है मई में शादी की। आप मई में 12 तारीख को शादी तय कर दीजिए। अरे इतनी गर्मी में कौन शादी करता है? तो चुप कर, मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। दोनों परिवार ने मिलकर शादी को सितंबर की जगह मई में रखवा दिया, जहां हॉल बड़े सस्ते दामों पर मिल गया। दोनों परिवार वाले काफी खुश थे कि उन्होंने शादी का कितना सारा खर्चा बचा लिया है। पापा, मैं अभी भी कह रही हूँ मई में शादी हमें नहीं करनी चाहिए। आरती, तू अभी छोटी है इन सब बातों के लिए। शादी में बहुत सारे खर्चे होते हैं, अगर मई में शादी होगी तो हम काफी पैसे बचा सकते हैं। भैया, आप लोग समझ नहीं रहे। अच्छा, हम समझ नहीं रहे। इतनी शादियां करवाई हैं हमने और हम समझ नहीं रहे। आरती, तू चुप करना, अब हमें मेहमानों की लिस्ट बनाने दे। चल। सबसे पहले जीजी के परिवार का नाम लिखो। आरती की बातों को इग्नोर करते हुए सबने मई में शादी की तैयारी करना शुरू कर दिया। दोनों परिवार वाले बड़े खुश थे कि हमने हॉल आधे दाम पर बुक करवा लिया है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मई की चिलचिलाती गर्मी अभी बस शुरू ही हुई थी। अरे बिटिया, अभी तेरी विदाई में काफी समय है, अभी से क्यों रो रही है? आशा, समझाओ ना इसे। अरे ये विदाई की वजह से नहीं रो रही है। तो क्या हुआ फिर? मैं आज पार्लर वाले के पास गई थी, उन्होंने कहा कि वो लोग मई में दुल्हन को तैयार नहीं करते। क्यों भाई, मई में दुल्हन क्या दुल्हन नहीं होती, वो चुड़ैल बन जाती है क्या? क्या पापा कुछ भी कह रहे हैं आप? अरे तो बताओ ना साफ साफ, क्या कहा उसने? वो दुल्हन को क्यों नहीं तैयार करते? कह रही थी मई में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हमें महंगा वाला मेकअप लगाना पड़ता है जिससे पसीने में वो उतरे ना, और तो और जहाँ वो तैयार करने आएगी वहाँ का कमरा भी एसी वाला होना चाहिए, नहीं तो मेकअप खराब हो जाता है। तो कितना चार्ज करती है दुल्हन को गर्मी में तैयार करने का? 50,000। क्या 50,000 सिर्फ गर्मी में दुल्हन को तैयार करने का? हाँ पापा,
और वो एसी वाले कमरे में ही तैयार करेंगी, ऐसे नहीं। पापा ये तो बहुत एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। तुम घर पे ही तैयार हो जाना गिनी। पापा मेरी शादी है, मेरा जन्मदिन नहीं है जो मैं घर पे ही तैयार हो जाऊंगी। मम्मा कहिए ना पापा से, मैं दुल्हन हूँ, मुझे तो अच्छे से तैयार होना चाहिए। गिनी सही कह रही है जी, दे दीजिए उसे 50,000। वो दुल्हन है तो तैयार तो होगी ना। और माँ जी हम भी तो लड़की वाले हैं, हमें भी तो तैयार होना होगा। बात तो बहू की भी सही है, हम भी तो तैयार होंगे ही। हाँ ठीक है, करवा दो बुक पार्लर वाली को। और क्या, वैसे भी हॉल के पैसे तो बच गए हैं। ठीक है, करवा दो बुक। लड़की वालों के तो खर्चे शुरू हो चुके थे, लेकिन हमारे लड़के वालों के यहाँ तो अब बुआ जी आ गई थी। शादी में जिनकी खातिरदारी या ये कहे कि गर्मी की खातिरदारी में सबकी सांसें फूल गई थी। अरे शरबत अभी तक आया नहीं है, मेरा गला सूख गया है। बस जीजी अभी आ रहा है, आप जब तक आराम से बैठिए। अरे खाकर आराम से बैठिए, हमें एसी वाला कमरा चाहिए। तेरे जीजा जी का पता है ना, गर्मी में सांस भी नहीं ले सकते। बड़ी जीजी को एसी वाला कमरा दे दिया तो छोटी जीजी को भी देना पड़ेगा, वरना वो बुरा मान जाएंगी। क्या हुआ? अब ये मत कहना कि धर्मशाला में एसी वाला कमरा नहीं है। अरे नहीं जीजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सारा बंदोबस्त करवा देता हूँ। ए विहान, जरा यहाँ आना। जी पापा। सुन, बड़ी जीजी और छोटी जीजी के लिए एसी वाले कमरे करवा दे बुक। लेकिन आपकी दोनों बहनें एसी वाले कमरे में रहेगी तो मेरी बहनें नाराज नहीं होगी क्या? उन्होंने क्या गुनाह किया है? वो भी तो आपकी सालियां हैं। अरे ये सालियां कहाँ से आ गई अब? ठीक है चलो, 4 एसी वाले कमरे बुक करवा दो। माँ जी हम भी तो लड़के वाले हैं, हमें भी तो सब कुछ देखना है, हम कैसे गर्मी में रह सकते हैं? बात तो इसकी भी सही है। हाँ भाई, हर बात सही होती है। ठीक है, 5 एसी वाले कमरा करवा दो। पापा अगर आधे मेहमानों को एसी वाले कमरे और बाकियों को नहीं दिए तो सब बुरा मान जाएंगे ना। हे भगवान, कहाँ फंस गए। ठीक है भाई, सबके लिए एसी वाले कमरे करवा दो, जाओ। मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन मेरी बात सुनता कौन है? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हमें इस छुटकी की बात मान लेनी चाहिए थी। अभी तो शादी की बस शुरुआत हुई थी, शादी होनी बाकी थी। गर्मियों में सब मेहमान इतना शरबत और पानी पिए जा रहे थे कि पानी ही खत्म हो चुका था। अब तो न नहाने का पानी था न पीने का। अरे समधी जी, यहाँ हॉल में तो पानी ही खत्म हो गया है, अब क्या करें? मेहमान प्यासे और बिना नहाए घूम रहे हैं। अरे सबने इतना सारा पानी पिया और नहाया कि अब पानी ही खत्म हो गया है ऊपर टंकी में। अब तो लगता है पानी का टैंकर ही मंगवाना पड़ेगा। पानी का टैंकर कितने का आता है? कम से कम 10,000 का तो आता है, क्योंकि इतने लोगों में पानी भी तो ज्यादा ही चाहिए होगा। अरे अंकल जी, पानी आया कि नहीं? अभी तक तो दुल्हन ने नहाया भी नहीं है। हाँ, बस इंतजाम कर रहे बेटा, तब तक आप लोग शरबत पियो, जाओ। अंकल जी शरबत पीने के लिए भी पानी कहाँ है? अरे मुकुल, एक काम कर, पानी का टैंकर मंगवा दे और कुछ ठंडे पानी की बोतल्स भी मंगवा दे जरा। पानी का टैंकर 10,000, पानी की बोतल्स 5,000, शरबत में डालने के लिए बर्फ 5,000, एक्स्ट्रा कूलर्स मंगवा है वो 5,000। अरे हिसाब बाद में करेंगे, जा पहले पानी मंगवा दे। हम बोलेगा तो बोलो कि बोलता है। ये ऐसे गाना क्यों गा रही है? कुछ नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, दूल्हा दुल्हन के पास बैठो, जाओ। जी अंकल जी। गर्मी की शादी में जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खर्चा हो रहा था। अब तो लड़के वाले और लड़की वालों से ज्यादा दूल्हा दुल्हन परेशान हो गए थे, क्योंकि दुल्हन से गर्मी में लहंगा नहीं पहना जा रहा था और दूल्हे का हाल तो आप पूछिए मत। अरे बारात में सब लोग कहाँ है पापा? अरे बेटा, इतनी गर्मी है कि कोई कार से बाहर ही नहीं आ रहा है। तो मेरी बारात में मैं अकेला ही नाचूं क्या? मैं तो कहता हूँ तू भी चल, कार में ही बैठ जा बेटा। लेकिन पापा, मेरा सपना था घोड़ी पर बैठकर मंडप जाने का। भैया, इस गर्मी में तंदूरी बनने से बचना है तो कार में आ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मंडप तक पहुंचते पहुंचते आप ऋतिक रोशन से जॉनी लीवर बन जाओ। नहीं पापा, कार कहाँ है? नहीं मम्मी, मुझसे तो ये पहना ही नहीं जा रहा है। अरे बेटा, तेरी शादी है, शादी का लहंगा तो पहनना पड़ता है ना। हाँ, कल से तो तुम नाइट सूट में ही बैठी हो, अब क्या शादी भी इसी में करनी है? ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि मैं नाइट सूट में ही शादी कर लूं? 50,000 का मेकअप करवाया है और नाइट सूट में शादी करनी है। लेकिन मम्मा कितनी गर्मी है, मुझे ये नहीं पहना जा रहा है। अरे बस कुछ देर की बात है बेटा, फिर तुम उतार देना, ठीक है? हम तेरे पीछे ना ये पंखा लेकर घूमते हैं।
हे ईश्वर, मुझे ताकत देना कि इस चिलचिलाती गर्मी में मैं इस लहंगे को सहन कर पाऊं। गिनी ने रोते हुए वो लहंगा पहन लिया और जैसे तैसे करके आखिर में दोनों मंडप पहुंच गए। लेकिन वहां पंडित जी का तो इनसे भी ज्यादा बुरा हाल था। अरे कोई लस्सी लाओ। ये लीजिए पंडित जी। लाओ लाओ, गर्मी में किसने कहा था शादी रखने के लिए, यहाँ तो हम मंत्र ही भूल गए हैं। अरे पंडित जी जल्दी कीजिए, आधे मेहमान तो घर भी चले गए। अरे घर तो हम भी जाना चाहते हैं, कौन रहना चाहता है इस गर्मी की शादी में। अरे एक गिलास शरबत और लाना। लीजिए लीजिए। ओम मंगलाय। अरे एक गिलास ठंडी लस्सी और ले आओ भाई। यहाँ पंडित जी से लेकर बारातियों तक सब बेहाल लगे पड़े हैं। जैसे तैसे शादी निपट गई, लेकिन उससे बड़ा झटका तो अभी लगना बाकी था। ये कमरों का बिल, ये पानी के टैंकर का बिल, ये बारातियों की एसी वाली कारों का बिल, ये शरबत का बिल, ये पार्लर वाली का बिल, ये जो हमने कूलर्स मंगवाए थे उसका बिल। अरे बस कर माधव बेटा, ये तो हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खर्चा हो गया शादी में। हम बोलेगा तो बोलोगे कि? अरे हाँ मेरी माँ, हम समझ गए कि जो कंजूसी हम करना चाहते थे वो हमने मई में शादी रखवाकर गलती कर दी। और मेरे तो सपने भी पूरे नहीं हुए, ना मैंने महंगे कपड़े पहने, ना भारी वाले गहने। कितने अरमान थे मेरे कि मेरी बेटी की शादी में ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन गर्मी ने सब कुछ चौपट कर दिया। हमने तो गर्मी की वजह से अच्छे से फोटो भी नहीं खिंचवाए। मेरा बारात वाला सपना तो अधूरा ही रह गया। हमारे कितने रिश्तेदार नाराज हो गए क्योंकि उन्हें एसी वाले कमरे नहीं मिल पाए थे। 50,000 दिए मेकअप के, लेकिन वो भी पसीने में बह गया। अरे ये तो छोड़ो, हमसे तो पंडित जी ने दुगनी दक्षिणा ली है। कह रहे थे मेरे शरीर का पानी सुखा दिया तुम लोगों ने, अभी मुझे अस्पताल में दाखिल होना पड़ेगा। गर्मी की वजह से मैं तो नाच भी नहीं पाई ठीक से। मैंने कितने सारे गानों पर डांस करने का सोचा था। मैंने तो पहले ही कहा था गर्मी में शादी मत करो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? दरवाजे पर कौन है? हेलो सर। अरे पापा, ये तो वही है जिनका हमने शादी का हॉल बुक करवाया था। शायद ये भी बिल ही लेने आए होंगे। हाँ जी बताइए, आपका कितना बिल हुआ? आप भी ले लीजिए। और क्या? सर मैं तो यहाँ आपको बधाई देने आया हूँ, क्योंकि आपके घर की शादी गर्मियों की पहली शादी थी हमारे हॉल की, इसलिए आप लकी विनर बने हैं और आपको हॉल का रेंट नहीं देना पड़ेगा। क्या? गर्मियों की पहली शादी विनर? जी मैं बस यहाँ आपको यही कहने आया था, अब मैं चलता हूँ। अरे वाह, देखा हुआ ना फायदा, मैंने कहा था ना गर्मियों में शादी रखते हैं। हाँ लेकिन वैसे इतनी बुरी भी नहीं थी शादी, है ना? कुल्फी लस्सी शरबत पीने में कितना मजा आया। हाँ, हल्के कपड़े पहने थे तो कपड़ों के पैसे भी बच गए। अरे मैं तो गहने कभी भी पहन सकती हूँ, वैसे भी शादियों में चोरी होने का कितना डर रहता है भाई। रिश्तेदारों का क्या है, वो तो कितना भी अच्छा कर लो जलते ही रहते हैं। हाँ, उसका 50,000 का मेकअप इतना बुरा नहीं था। हाँ वैसे भी आजकल तो कार में ही सब लोग एंट्री मारते हैं। मजा आया मुझे भी। लेकिन गर्मी में। आरती तू छोटी है अभी, तू चुप रहा कर, इन बातों की समझ नहीं है तुझे। मैं तो कहता हूँ आरती की शादी भी हम गर्मियों में ही करेंगे। हाँ अंकल, मैं तो अपने दोस्तों को भी यही सलाह देने वाला हूँ। आरती सर पकड़ लेती है। इनका कुछ नहीं होने वाला। इन्होंने तो गर्मियों की पहली शादी का स्वाद चख लिया। आपको गर्मियों की शादी पसंद है या नहीं, हमें जरूर बताइएगा। थप्पड़ खाएगी क्या? समझ में नहीं आता कि एक बार बोला कि पोछा ठीक से लगा, जमीन में शक्ल दिख सके वैसा। माँ जी मैं तो ठीक से ही सफाई कर रही हूँ, अब जमीन की कालूस निकल ही नहीं रही तो मैं क्या करूँ? मुझसे जबान लगाने की हिम्मत तो मेरे बेटों में नहीं है। थप्पड़ खाएगी तो मुझसे बहस करेगी तो। काम वाली मुंह बंद करके चुप होकर काम में लग जाती है। उर्मिला जब देखो सब पर रोब जमाती रहती। उर्मिला ने अपने तकिया कलाम से सबको परेशान करके रखा था, लेकिन उर्मिला का लोगों में इतना खौफ होता है कि कोई उससे कुछ नहीं कहता। दिन बीतने लगते हैं। एक रोज एकता तैयार होकर बार बार दरवाजे की ओर देखती रहती है। ये देखकर उर्मिला अपनी बहू से कहती है, ये तू क्या गेट पर दिखी जा रही है? हाँ, कभी गेट पर तो कभी मोबाइल पर। मम्मी जी वो मैं उमेश का इंतजार कर रही हूँ, हम लोग मूवी जाने वाले हैं ना। उतने में ही उमेश वहां आता है तो उर्मिला कहती है, थप्पड़ खाएगा तू? मेरी बहू को इतनी देर से इंतजार करवा रहा है? जब टाइम दिए हो तो वक्त पर घर भी आओ। थप्पड़ खा खा कर तो बड़ा हुआ मैं, तुम मार ही लो माँ। उर्मिला हंसने लगती है और दोनों मूवी चले जाते हैं। इधर शाम को उर्मिला की एक पड़ोसन
सुषमा उससे मिलने उसके घर आती है। सुषमा को देखते ही उर्मिला कहती है, आज मेरी याद आई तुझे। क्यों आई तू आज? है थप्पड़ खाएगी क्या? जैसी आई है वैसे ही चली जा। बहुत दिन हो गए तुझसे मिले, तो मैं तुझसे मिलने आ गई। कब तक तू मुझसे मुंह फुला कर रखेगी? थप्पड़ खाएगी क्या तू? है मेरी पक्की सहेली बोलती है ना खुद को, तो मुझे मनाने क्यों नहीं आई? अरे अब आ गई हूँ ना, अब तो मान जा। सुषमा और उर्मिला गले मिलती हैं और साथ में चाय पकोड़े खाती हैं। फिर उर्मिला कहती है, अरे सुषमा, मैं ना विक्की की शादी करना चाह रही हूँ, लेकिन विक्की के लिए कोई ढंग की लड़की नहीं मिल रही। तू ही कोई लड़की मेरे विक्की के लिए देख कर बता ना। तू सुन रही है क्या मेरी बात? थप्पड़ खाएगी? हाँ, मेरी बातों का बुरा मत मानना उर्मिला। तेरे घर में कौन अपनी बेटी देगा? कैसे देगा? जिस तरह से तू सब पर रोब दिखाती है, हर बात में कहती है थप्पड़ खाएगी थप्पड़ खाएगी, कौन ही तेरे घर में अपनी बेटी देगा? ये सब सुनकर सबको यही लगता है कि तू बहुत बदमाश है। मोहल्ले की औरतें इसीलिए तुझसे और तेरे परिवार से रिश्ता नहीं रखना चाहती। थप्पड़ खाएगी वो? मैं कौन सा उनसे रिश्ता रखने के लिए मरी जा रही हूँ? मत रखे रिश्ता, मुझे भी नहीं रखना उनसे रिश्ता। अरे शांत शांत मेरी माँ, मैं तुझसे ये कहना चाह रही हूँ कि तू अपनी ये आदत ना छोड़ दे। मुझे पता है तू अच्छी है, लेकिन सबको तो नहीं पता ना। बाकी अपने मोहल्ले वाले कम थोड़ी ना है भड़काने में। जो रिश्ता लेके आएगा उसके कान भर देंगे। ये कौन सी बात हुई? मैं ये नहीं छोड़ सकती। तब तो फिर हो गया। ठीक है, मैं अपने तरीके से कोशिश करती हूँ। इधर विक्की के लिए सब लड़की ढूंढने में परेशान रहते हैं। उधर अंकिता के घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढने में लगे रहते हैं। एक रोज अमर सुलोचना से कहता है, तुम्हारी बेटी के कारण कहीं भी उसका रिश्ता होना मुश्किल है। मैं बोल बोल कर थक गया कि उसकी आदत छुड़वा दो वरना मुश्किल होगी, लेकिन तुम कहाँ मानने वाली हो। बेटी को और सिर पर चढ़ाओ। आप तो मुझे ही कहते हैं, मैं क्या करूँ? अब क्या इतनी बड़ी बेटी को मारूं? इतने में ही अंकिता अपने कॉलेज से आती है और सुलोचना की बात सुनकर कहती है, तो मार ना, कौन सा मार खाकर भी मेरी आदत छूट जाएगी? हाँ, सुलोचना अपना माथा पकड़ लेती है और चिल्लाती हुए कहती है, सुधर जा वरना जिंदगी भर कंवारी घर पर बैठी रहेगी। अंकिता मुस्कुराकर चली जाती है। इधर विक्की अपनी शादी ना हो पाने के कारण परेशान हो जाता है। एक रोज उसके स्कूल में रीयूनियन का फंक्शन होता है और वो कॉलेज जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसकी जूनियर अंकिता से होती है, जिससे पहली मुलाकात में वो दिल दे बैठता है। अंकिता, तुम बहुत खूबसूरत हो। पहली नजर में मैं तो अपना दिल हार गया हूँ। अंकिता को भी विक्की पसंद आ जाता है और वो सोचती है कि अगर उसने कुछ कहा और उसके मुंह से उसका तकिया कलाम निकल गया तो विक्की भी उसके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए वो सिर्फ मुस्कुराकर चली जाती है। कुछ तो कहो, मेरी धड़कन रुकी जा रही है। विक्की पूरी पार्टी भर अंकिता के आगे पीछे घूमता रहता है। तभी अंकिता की लड़ाई एक लड़की से हो जाती है और वो बोल पड़ती है, तो मार ना, हाथ तोड़कर हाथ में रख दूंगी। मुझे कोई छू सके ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। तू तो गई, तूने मुझे छेड़ा है ना, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे तो मार ना, मार तो। अंकिता और उस लड़की में बहुत लड़ाई होती है और अंकिता हर दूसरी बात पर तो मार ना कहती रहती है। विक्की को लगता है कि अंकिता ये सब गुस्से में कह रही है, इसलिए वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। कॉलेज से घर जाने के बाद विक्की बस अंकिता के ख्यालों में खोया रहता है और उसका नंबर जुगाड़ कर उसे मैसेज करता है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते को नहीं अपनाएंगे तो हम भागकर शादी कर लेते हैं। मुझे डर है कहीं वो तुम्हें मार ना दे। अरे तो मारे ना, मैं भी देखती हूँ। अरे तुम बस भाग चलो ना मेरे साथ। अरे तो मारे ना, मैं तो यही हूँ। मुझे तुम्हारे साथ भागने में कोई ऐतराज नहीं है। विक्की भागकर अंकिता से शादी कर उसे अपने घर ले आता है। विक्की को लड़की के साथ देखकर उर्मिला के घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। एकता कहती है, बड़ी मुश्किल से देवरानी का मुंह देखने को नसीब हुआ है। देवरानी जी, ये कलश गिराकर घर में आ जाओ। थप्पड़ खाएगी, पहले बहू की आरती कर। एकता नई बहू की आरती करती है। अंकिता घर में आती है और सबके पैर छूती है। सबसे पहले वो एकता के पैर छूती है। ये देखकर उर्मिला को गुस्सा आ जाता है। थप्पड़ खाएगी, मेरे पैर छूने होंगे पहले, मैं तुम्हारी सास हूँ। तो मार ना, मुझे कौन सा पता होगा कि किसके पैर कब छूने। सब हंसने लगते हैं और सुषमा कहती है,
लगता है बहू बहुत मजाकिया है। अंकिता की बात को सब मजाक में ले लेते हैं। अगले दिन अंकिता की पहली रसोई होती है। अंकिता सुबह नहा धोकर तैयार होकर रसोई में चली जाती है। अंकिता, अच्छे से खाना बना लेना, आज तुम्हारा खाना खाकर सब खुश हो जाएंगे। जी भाभी। अंकिता खाना बनाकर सबसे पहले एकता को परोसती है, फिर सबको देती है। ये देखकर उर्मिला अपनी आंखें लाल करके कहती है, थप्पड़ खाएगी। सास सबसे पहले होती है ना ससुराल में। अरे तो मारो ना, भूल गई मैं कि आप मेरी सास हो। आप तो मुझे अपनी जेठानी जी जितनी यंग दिखती हो, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि सास कौन है और कौन जेठानी है। थप्पड़ खाएगी बहू, तू भी ना कुछ भी बोल रही है। इतनी भी यंग नहीं दिखती मैं। तुम मारी है ना सासू माँ, एक भी झूठ कहा हो तो। हाँ। सब हंसने लगते हैं। अब खाना भी खाया जाए। मम्मी तो आज खुश हो गई, इतनी तारीफ जो हो गई है। इतनी जवान दिख रही है कि बहुएं भी उनके सामने फेल है। थप्पड़ खाएगा तू। सब खाना खाकर अंकिता के खाने की तारीफ करते हैं। अंकिता खाना तो बहुत मस्त बनाया। देवर जी, अब तक कहाँ छुपा रखा था मेरी देवरानी को? अब तो मिल गई है ना। अब दोनों देवरानी जेठानी खाने के साथ साथ रील्स भी बनाना। ये सही कहा। हमारे घर की बहुओं के जलवे भी तो लोगों को पता चले। थप्पड़ खाओगे जब देखो बेकार की बातें करते रहते हो। आज शाम को अंकिता की मुंह दिखाई है। मोहल्ले की औरतों को भी पता चलना चाहिए कि मेरी बहुएं कितनी सुंदर है। उन लोगों के मुंह पर मुझे थप्पड़ मारना है। अंकिता, तू शाम में तैयार हो जाना। उर्मिला सुषमा को फोन करके अपने घर बुला लेती है। आज तो पूरे मोहल्ले में आग लगी पड़ी है तेरे घर में बहू को देखकर। शाम में सबके मुंह देखने लायक होंगे। थप्पड़ खाएगी तू। मुंह देखने लायक नहीं होंगे, क्योंकि आने के बाद घर की सजावट और खाने देखकर उनकी आंखें फटी रह जाएगी। तब देखना कैसे चिपकेंगी ये औरतें मुझसे। शाम को मोहल्ले की औरतें आ जाती हैं और अंकिता भी तैयार होकर घूंघट में बैठ जाती है। औरतों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। एक एक करके सब अंकिता की मुंह दिखाई करती है और थक कर अंकिता अपना घूंघट ऊपर कर लेती है। ये देखकर उर्मिला सबके सामने उससे कहती है, थप्पड़ खाएगी, नीचे कर घूंघट। तो मार ना, इतनी घुटन हो रही है इस घूंघट में। अंकिता की बात सुनकर सब औरत मुंह दबाकर हंसने लगती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। बहू तो आती ही रंग दिखा रही है, सास को पलट कर जवाब दे रही है। बहुत गुरूर आ गया था ना उर्मिला को। हमें नीचे दिखाने बुलाया था और खुद की नाक कट गई। हमें क्या है, खाओ पियो और मजे लो दोनों सास बहू के। औरतों की बातें सुनकर उर्मिला का खून खौलने लगता है। अंकिता की मुंह दिखाई खत्म होती है। मोहल्ले की सारी औरतें चली जाती है। उर्मिला अंकिता को खरी खोटी सुनाने लगती है। थप्पड़ खाएगी, अपनी सास को सबके सामने नीचा दिखाती है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे सबके सामने कह रही है मारना। इतने में सुलोचना और अमर वहां जाते हैं और सुलोचना सारी बात बताती है। समधन जी, ये ना अंकिता का तकिया कलाम है। विकी, तुमने तो अंकिता से शादी करके हमें धन्य कर दिया। उर्मिला के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो विकी से कहती है, थप्पड़ खाएगा तू, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मुझे कौन सा पता था कि सास बहू एक जैसे निकलेगी। सब हंसने लगते हैं। तब उमेश और एकता बोल पड़ते हैं, तो मारना, तो मारना। मीरा ऑफिस के साथ साथ अपने घर को भी संभालती है, लेकिन अगर मीरा से कोई गलती हो जाती या वो कोई काम नहीं कर पाती तो उसकी सास राखी उसे बहुत बुरा भला कहती। एक दिन मीरा को ऑफिस के लिए देर हो रही है तो उसने खाना नहीं बनाया। तभी उसकी सास ने उससे कहा, बहू तो बन ठन के ऑफिस के लिए तैयार तो हो गई, मगर यह बता कि आज का खाना कौन बनाएगा? माँ जी, मुझे पहले ही ऑफिस के लिए देर हो गई है। अगर मैं खाना बनाने में लग गई ना तो मुझे और देर हो जाएगी। ठीक है, जा तू ऑफिस। रोज की तरह आज भी मैं बाहर से ही खाना मंगवा लूंगी। सॉरी माँ जी, लेकिन अगर मैं 5 मिनट भी लेट हो गई ना तो मेरा सीनियर रंजीत मुझे बहुत बोलेगा। ये बोलकर मीरा ऑफिस के लिए निकल जाती है, लेकिन वो जैसे ही ऑफिस पहुंचती है सामने उसका सीनियर रंजीत खड़ा होता है। मीरा, तुम आज भी लेट हो? नो सर, मैं बिल्कुल टाइम पर आई हूँ। तुम पूरे 1 मिनट लेट हो। सर वो इसलिए क्योंकि आपने मुझे यहाँ रोककर 1 मिनट मेरा खराब कर दिया। मीरा, तुम अपने आप को समझती क्या हो? सर आप खुद को समझते क्या हो? मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, आज फिर आपको बता रही हूँ कि आप सिर्फ मुझसे काम की बात कीजिए, सिर्फ काम की। मीरा ये बोलकर वहां से चली जाती है। रंजीत सोचता है, मीरा,
अब तो मैं तुमसे काम की ही बात करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अब रंजीत मीरा को बहुत काम करने के लिए दे देता है। उसके टेबल पर फाइलों का ढेर लग जाता है। लेकिन मीरा को इस बात का अंदाजा हो गया था कि सुबह की बहस के चलते रंजीत ने उसे ये काम करने के लिए दिया है। मीरा बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप काम करती रहती है और शाम को जब वो घर पहुंचती है तो थक हार कर सोफे पर ही सो जाती है। मेरा बहू, मेरा बहू, क्या हुआ? यहाँ क्यों सो रही हो? माँ जी आज ऑफिस में बहुत काम था, थक गई हूँ मैं, थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। बहू तो सुबह भी कुछ काम करके नहीं गई थी और ऑफिस से आते ही सीधा सो गई। तूने तो सारे घर का काम मेरे कंधों पर डाल रखा है। मैं सब्जी बना देती हूँ लेकिन रोटी तो तुझे ही बनानी पड़ेगी। ठीक है माँ, लेकिन अभी तो मुझे सोने दो। राखी बड़बड़ाती हुई किचन की तरफ जाने लगती है। अच्छी बहू मिली है मुझे। दिन भर बहू बाहर नौकरी करती है और मैं घर में नौकरी करती हूँ। फर्क इतना है कि मेरी बहू को काम के रुपए मिलते हैं और मुझे कुछ नहीं मिलता। राखी सब्जी बनाने के साथ साथ रोटी भी बना लेती है। जब मीरा किचन में जाती है तो कहती है, माँ जी आपने रोटी भी बना दी? हाँ बना दी। तुझसे 10 बार बोलती और आखिर में मुझे ही बनानी पड़ती, तो पहले ही बना ली मैंने। अब जाकर वीरन को बुला ला, मैं खाना टेबल पर लगाती हूँ। मीरा अपने पति वीरेन को बुलाकर लाती है। तीनों खाना खाते हैं। तभी वीरेन अपनी पत्नी से कहता है, मीरा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक तो चल रहा है, लेकिन मेरा एक सीनियर है, रंजीत नाम है उसका, बहुत परेशान करता है मुझे। परेशान करता है मतलब? अगर तुम अपना काम ढंग से करोगी तो सीनियर हो या जूनियर, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जो काम मुझे दिया जाता है ना, उससे ज़्यादा काम करती हूँ, और आज तो पूरे ऑफिस का काम उसने मुझसे ही करवाया। वो हर लड़की के साथ ऐसा ही करता है। पहले तो उन्हें बाहर कॉफ़ी का ऑफ़र करेगा और अगर वो मना कर दी तो उसे इस तरह से टॉर्चर करता है। मेरे साथ भी ऐसा ही कर रहा है। ऑफिस में तो ये सब होता ही रहता है। तुम इन बातों पर ध्यान मत दो और अपने काम से काम रखो। अरे बहू, अगर तुझे इतनी परेशानी है तो छोड़ क्यों नहीं देती नौकरी? माँ कैसी बात कर रही हो? नौकरी छोड़ देगी तो करेगी क्या? आपकी तरह घर का काम? वीरेन की बात सुनकर राखी और मीरा दोनों चुप हो जाती हैं। अगली सुबह मीरा सबके लिए नाश्ता बनाती है, पर जैसे ही राखी नाश्ता करती है वो अपनी बहू के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। ये क्या है बहू, तू अपने ऑफिस के चक्कर में हमें खाना भी ढंग से नहीं खिलाती। बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाया। माँ जी वो जल्दी जल्दी के चक्कर में ख़राब नाश्ता बन गया और मुझे आज ऑफिस भी जल्दी जाना है, रंजीत ने बुलाया है। थोड़ी देर बाद मीरा ऑफिस चली जाती है और शाम को जब वो घर आती है तो उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें लाल। अपनी बहू की ऐसी हालत देखकर राखी पूछने लगती है, बहू क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही है? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। तेरी आंखें तो तेरे शब्दों का साथ नहीं देते। रुक, मैं अभी वीरेन को बुलाती हूँ। राखी वीरेन को बुलाती है। दोनों मिलकर मीरा से उसके रोने का कारण पूछते हैं। माँ जी आज मेरे सीनियर रंजीत ने पूरे स्टाफ के सामने मेरी बहुत इंसल्ट की है। अरे ऐसे कैसे इंसल्ट की है? तुमने ज़रूर कोई गलती की होगी, अपना काम तरीके से नहीं किया होगा। वीरेन, शर्म कर ला कुछ। मैंने तुझे इसलिए नहीं बुलाया कि तू अपनी बीवी की गलती निकाले, बल्कि इसलिए बुलाया है कि ये मुझे तो कुछ बता नहीं रही, शायद तुझे कुछ बता दे। बहू तू रोना बंद कर दे पहले और मुझे बता के बात क्या है। माँ जी मेरा काम ऑफिस में क्लाइंट से डील करने का है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत और ईमानदारी से करती भी हूँ, लेकिन मेरा सीनियर रंजीत मुझसे स्टाफ की सैलरी बनवाता है। एक स्टाफ मेंबर की सैलरी में कुछ गड़बड़ हो गई तो उसके सामने मेरी इंसल्ट की, जबकि ये काम मेरा था भी नहीं और ये इतनी बड़ी बात भी नहीं थी जितना उसने मुझे सुनाया। अरे तुम इतनी छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा क्यों बना देती हो? ऑफिस में तो ये सब होता ही रहता है, इसमें इतना रोने की क्या जरूरत है? बेटा तू पागल हो गया है क्या? अपनी पत्नी को हिम्मत देने की जगह तू उसे ही डांट रहा है। आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज होती है बेटा, जो शायद तेरे अंदर बची ही नहीं। बहू तो चल मेरे साथ, तेरे पति से कुछ ना होगा। राखी मीरा को अपने साथ ले जाती है। अगली सुबह नहा धोकर तैयार हो जाती है। तभी मीरा उससे पूछती है, माँ जी आप इतनी सुबह क्यों तैयार हो गई, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, आज मैं भी ऑफिस आऊंगी। ऑफिस क्यों माँ जी, आप ऑफिस क्यों आएंगी?
तेरे सीनियर रंजीत को सबक सिखाने के लिए। मीरा राखी को लेकर ऑफिस के लिए निकल गई। वो अपनी सास को पूरे स्टाफ से मिलवा ही रही थी। जब रंजीत की बारी आई तो राखी ने कहा, ये रंजीत है तुम्हारा सीनियर? जी माँ जी, यही है वो। जा रंजीत बेटा, मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर ला। क्या कहा आंटी जी आपने? मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? मेरा तुमने बताया नहीं अपनी सास को कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, कोई चाय वाला नहीं। रंजित के बच्चे, तूने मेरी बहू का समझ क्या रखा है कि तू उससे अपने फालतू के काम कराएगा तो वो करती रहेगी? मेरी बहू को अकेला मत समझ लियो। तूने क्या समझा था कि इसके आगे पीछे कोई है नहीं, जो तेरे मन में आएगा तू वही करेगा? पहले तो तू ऑफिस की लड़कियों को बाहर कॉफी पर बुलाता है और मना कर देती है, तो तूने इस तरह से परेशान करता है जैसे मेरी बहू को कर रहा है। मीरा, किस आफत को उठा लाई तुम ऑफिस में? आंटी जी मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद मीरा के साथ कभी बदतमीजी नहीं करूँगा। आज से नहीं बल्कि अभी से ऑफिस की सारी लड़कियां मेरी बहन जैसी, लेकिन आगे कुछ मत बोलिए आंटी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे ऐसा कैसे माफ़ कर दूँ? मीरा, कहाँ है तुम्हारा बॉस? मुझे अभी उनसे मिलना है। राखी मीरा के बॉस से मिलकर रंजीत की शिकायत कर देती है। बॉस रंजीत को नौकरी से निकाल देता है। उसके बाद राखी मीरा को लेकर घर आती है और अपने बेटे वीरेन को चूड़ियां देते हुए कहती है, ये ले बेटा, पहन ले। ये क्या कर रही हो माँ? दिमाग ठीक तो है आपका? मेरा दिमाग तो ठीक है, लेकिन शायद तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। तभी तो अपनी पत्नी की कोई तकलीफ तुझे दिखाई नहीं देती। जब तूने मीरा से शादी की थी तब तूने इसे वचन दिया था कि इसका सुख दुख तेरा है। लेकिन तुझे तो मीरा के दुख की कोई परवाह नहीं। जो काम आज मैंने किया है असल में वो तुझे करना चाहिए था। इस तरह राखी ने अपने बेटे को खूब सुनाया। मीरा को भी अब समझ में आ गया कि छोटी छोटी बातों पर उससे लड़ने वाली सास असल में दिल की बहुत अच्छी है। मीरा जो कई दिनों से नहीं कर पा रही थी, उसकी दबंग सास ने 1 घंटे में कर दिया। और ऐसी दबंग सास पाकर तो वो धन्य हो गई।